डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, जो एबीसीडी करके जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें देखना है कौन सा क्वेश्चन शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी शून्य से निरूपित नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तब तो पता चलेगा कि शून्य से कौन निरूपित होगा, कौन निरूपित नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ एड पे दिया है 1 + 0 दिया है, और इसको हम हल कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। बी दिया है 0 × 0, इसको हम हल कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। सी दिया है 0/2, यानी 0 में 2 से भाग देना, इसको भी हल करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये दिया है 10 - 10/2, तो 10 - 10 होगा तो क्या हो जाएगा, 10 में 10 जाएगा, 0/2 हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो तीनों क्वेश्चन दिया है ये 0 निरूपित कर रहा है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए है ये हमारा 1 + 0 है, तो इसको ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। यानी कौन होगा, ए होगा, यानी ए होगा जो हमारा 1 आ रहा है वो 0 से निरूपित नहीं है। बाकी सब ए बी सी डी जो कर ए है वो 0 से निरूपित नहीं है, एक है, एक आ रहा है, लेकिन जो बी सी डी है ये 0 से निरूपित हो रहा है, यानी हमारा ए जो प्रश्न है वो 0 से निरूपित नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक 0 से निरूपित नहीं होगा, निरूपित नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। दो पूर्ण संख्या, ठीक है, दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक संख्या शून्य हो और एक संख्या पूर्ण संख्या हो। मान लीजिए शून्य भी पूर्ण संख्या, लेकिन 1 2 3 4 करके हो, एक संख्या शून्य हो, या दोनों शून्य हो तो भी तो उसका आंसर शून्य होगा। तो इसको हमें पुष्टि करना है, तो यहाँ पे हम हल लिख दे रहे हैं। अगर हमने क्वेश्चन 3 × 0 लिया तो भी इसका आंसर 0 आ रहा है। अगर 10 और × 0 कर रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है। अगर 40 का गुणा 0 में कर रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है। अगर 50 का गुणा 0 में कर रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है। तो हमें कोई भी किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो एक पहला केस ये हो गया कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। एक केस ये हो गया कि अगर 0 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा 2 केस बन रहा है यहाँ पे। और किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर 0 आएगा, और 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा कर रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से जो दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए या उससे मतलब बड़ा होगा 1 से कि छोटा होगा, इसकी यही पुष्टि करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अगर हम क्वेश्चन 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 4 हो जा रहा है, हो रहा है ना। और 10 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है। यानी किसी भी संख्या में, ठीक है, 1 को छोड़कर अगर हम किसी भी संख्या 1 और 0 को छोड़कर किसी भी संख्या में जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 40 से हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 40 आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या कर रहा है कि दो संख्या गुणनफल 1 है, यानी किस संख्या में हम कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिससे हम गुणनफल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणनफल 1 होगा, यानी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, किस में हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा गुणनफल 1 होगा। तो हमारा कौन सा संख्या होगा जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 होगा, तो 1 × 1 होगा। ठीक है, 1 × 1 की बराबर 1 होगा, यानी 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर 1 का, तो देखिए किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 0 ले लीजिए। ठीक है, 0 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जा रहा है। आइए कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 1 है, तो यानी 1 से और 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 1 गुणनफल होगा।
ठीक है, वरना अगर किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे एक से, एक को छोड़कर, तो हमारा गुणनफल 1 नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, सत्य होगा कि एक में अगर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमारा आंसर एक होगा। ठीक है, तो यही पुष्टि करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको होल नंबर के इंट्रोडक्शन में बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी वितरण प्रगुण क्या होता है, उसी विधि के प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, और आपने हमारा होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके होल नंबर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 728 इंटू 101। तो इसको कैसे हल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे। हमारा दिया है 728 इंटू 101, तो 728 इंटू 101 दिया है, तो 728 को ऐसे ही रहने देंगे, और 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 728 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 और डबल जीरो हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 728 हो जाएगा। जब 728 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 728 हो जाएगा। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 और 7 क्या हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 73,528 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है भी 5437 इंटू 1001। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके, यानी वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 5437 को ऐसे ही रहने देंगे, 5437 इंटू 1001 दिया है, तो क्या करेंगे 1000 आप प्लस 1 कर देंगे, 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5437 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर से 1437 को, या फिर से 5437 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिसका रिजल्ट आएगा दोनों का जोड़ देंगे, इसके बाद वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे 5437 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हल लिख देंगे। ठीक है, तो 5437 ऐसे ही हो जाएगा, 000 हो जाएगा, अब प्लस 5437 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही आंसर हो जाएगा, 5437 ही हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 7 3 4 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 का हो जाएगा 2, और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4, फिर से 4, फिर से 5। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 54,42,437 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है सी 824 इंटू 25। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो 824 को 824 ही रहने देंगे, 824 को हम 800 प्लस 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 824 को 824 ही रहने दीजिए। 25 दिया है, तो 20 प्लस आप 5 कर दीजिए, इसमें 20 प्लस 5 लिख सकते हैं ना 25 को, तो 824 को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे 824 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 तो गुणा होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ऐसे ही रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा प्लस, फिर से 5 से गुणा करेंगे 824 में, तो 5 चौको 20 का 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 का तो 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 सिल 8 5 40, 1 41 हो जाएगा, यानी 4120 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, और 4 1 5 1 हासिल 6, अब 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो यानी 20,600 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है डी 4275 इंटू 125। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यानी वितरण प्रगुण का नियम का प्रयोग करना है। तो 4275 को क्या लिखेंगे, 4275 ऐसे ही रहने देंगे, और 125 और 125 को क्या करेंगे 100 प्लस 25 लिख देंगे। ठीक है, तो 100 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो 125 के बराबर हो जाएगा ना, तो इसीलिए 100 प्लस 25 लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे 4275 को पहले 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 7 5 डबल 0 हो जाएगा, प्लस फिर से 25 को क्या करेंगे 4275 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करेंगे तो
25 25 पचे 125, 25 पचे 125 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 12 हासिल हो जाएगा। तो 25 चौको 100, 25 पचे 125, 25 छके 150, अब 25 सत्ता 175, 175 175 में क्या हासिल जुड़ जाएगा 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे 175 में 12 जोड़ दे रहे हैं, 175 प्लस 12 कर देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। तो 187 में 7 हो जाएगा, हमारा कितना हासिल हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, अब 50 और कितना 18 है तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 हासिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 6 अब फिर से 25 चौको 100 आ 6 जुड़ जाएगा तो 106 हो जाएगा, यानी 106। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 7 और 8 अपान 13 का 3, ठीक है। और हासिल 1 हो जाएगा, और तो 7 हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 14 का 4 हो जाएगा। फिर से हासिल 1 बचेगा तो 2 1 3 हो जाएगा तो 3 लिख देंगे, और 1 और 4 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5,34,375 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ई। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के आधार पे हल करना है, यानी इसको भी अलग करके, ठीक है, हल करना है इसको। तो 504 इंटू 35 दिया है, तो हम क्या करना है कि 504 इंटू 35 के, तो हम क्वेश्चन को केवल दाहिने साइड को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। हम चाहे तो बाएं साइड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके हल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कौन सा मतलब इसमें कौन नंबर हम अलग करें कि आसानी से हल हो जाए। तो हमें इसमें 504 इंटू 35 दिया है, तो हमें देख रहे हैं कि 504 को अलग करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो 504 को हम क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, तो 500 प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 35 का 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 5 25 का 5, अब 5 3 15 2 17 हो जाएगा, और 00 हो जाएगा, ठीक है। यानी 17,500 अब प्लस फिर से 35 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 2 और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा, यानी 17,640 यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित प्रतिरूपों का अध्ययन कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है 1 इंटू 8 प्लस 1 है, ये बराबर 9 है। 12 इंटू 8 प्लस 2 है इंटू 98 है, ठीक है। 1 2 3 में 8 का मल्टीप्लाई है, फिर से प्लस 3 है 987 है। फिर से 1 2 3 4 में 8 का मल्टीप्लाई है प्लस 4 है तो 9,876 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सब में 8 का मल्टीप्लाई है। आप देखिए इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई है, दूसरे में भी 8 का मल्टीप्लाई है, तीसरे में भी 8 का मल्टीप्लाई है, चौथे में भी, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है कि हमें एक क्वेश्चन में 8 का सब क्वेश्चन मल्टीप्लाई है। फिर से हम ये देख रहे हैं कि ये जो 1 है शुरू में, ठीक है, पहले क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई है, दूसरे में फिर से 1 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तीसरे में 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, चौथे में 1 2 3 4 से, यानी क्रम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1 से फिर दूसरे में 1 2 से 1, फिर से 2 से, फिर से तीसरे में 1 2 3 से, फिर से चौथे में 1 2 3 4 से, फिर से पांचवें में 1 2 3 4 5 से, ठीक है। यानी जो अंक का क्रम है हमारा 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी देख रहे हैं कि 8 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और अंक भी बढ़ता जा रहा है, यानी 1 2 3 4 जो नंबर है ये हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो अंक है 1 2 3 4 ये हमारा अंक बढ़ता जा रहा है। और फिर से इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा +1 ऐड है जहाँ पे, वहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन में देखें तो 1 है, फिर से दूसरे क्वेश्चन में देखें तो 2 है, फिर से तीसरे क्वेश्चन में देखें तो 3 है, यानी ये भी हमारा बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, यानी क्रम से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लगातार 5 क्रम दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कह रहा है अगले 2 चरण लिखिए, माने ऐसे ही क्वेश्चन को अगला 2 चरण और लिखना है। 5 चरण लिखा गया है, ये 5 लिखा गया ना क्वेश्चन, 5 चरण लिखा गया है, तो 2 चरण और लिखना है। तो 2 चरण और लिखने के लिए हम
क्या करेंगे, पहले इसमें हम देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 करके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 आ जा रहा है। तो अगला चरण हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 हुआ है तो अगला चरण क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देख रहे हैं कि सब चरण में 8 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटू कर देंगे। देख रहे हैं हम सब क्वेश्चन में 8 का मल्टीप्लाई है तो 8 कर देंगे, फिर से प्लस है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्रम बढ़ता जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले चरण में 9 हो रहा है, दूसरे चरण में 9 8 हो रहा है, यानी क्रम घटता जा रहा है। फिर से 9 8 7 हो जा रहा है, यानी जो हमारा अंक है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। फिर से यहाँ पे देखिए चौथे में 9 8 7 6 हो जा रहा है, फिर से पांचवे में 9 8 7 6 5 हो जा रहा है। तो वैसे ही छठवें में क्या होगा, तो हमारा 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। अब इसी तरह एक चरण हो गया, एक चरण और लिखना है, तो अगला चरण क्या हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 6 तक है तो हमारा 7 तक हो जाएगा अगला चरण। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, इंटू सब में 8 का मल्टीप्लाई है तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई होगा। अंक बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब वैसे आंसर भी वैसे ही हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 के बाद से यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 8 7 6 5 4 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा जो 2.3 एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का वो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।